स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं हूं श्रुति सोडी। बीइंग अ गर्ल आप इम्प्रेस होंगी? मैं किसी के प्रोफेशन से इम्प्रेस नहीं होती। वहां पे खुश इमरान आते हैं, कहते हैं ये देखा आपने, देखा। और हम तीनों ने ना मुड़ के एकदम इनको ऐसे लुक दी कि आपको दिख नहीं रहा, हम लोग आंसू रोक कर बैठे हैं हम लोग। मुकेश अंबानी के ऑफिस से अगर मेल आता है, फोन आता है, तो इट्स लाइक एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों के लिए। जी, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ फिल्म करने का सपना हो या आपका क्रश हो? श्रद्धा कपूर हैं, चाहे दीपिका पादुकोण हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे कंगना के साथ हमने थिएटर के वक्त में हम साथ में रहे। विकी कौशल एक थे जिनके कार एक्सीडेंट में पैर और हाथ नहीं रहे, फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट करके एग्जाम क्लियर किया। और जो आईएएस नहीं बनता वो आईएएस जिंदगी नहीं होती। और क्या गारंटी कि हम आईएएस बन भी गए तो किसी 5वीं पास को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने सोचा अच्छा ही हुआ आपने मेरी फिल्म का रिव्यू नहीं किया, पता नहीं क्या लिख क्योंकि इन्होंने हमारे साथ की जो फिल्म को रिव्यू किया था ना, उसको उन्होंने लिखा था कि इनको मानहानि का केस कर देना चाहिए फिल्म मेकर के ऊपर। तो मैंने कहा प्रभु बच गए कि आपने हमारी फिल्म का रिव्यू नहीं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं हूं श्रुति सोडी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं के एक्टर्स मौजूद हैं यहाँ। अरे पूरा इंट्रोडक्शन आप मत दीजिए, अब आप न्यूज एंकर नहीं रही हैं, अब आप फिल्म स्टार बन चुकी हैं। भूल गए। एक्चुअली जो न्यूज एंकर होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा वापस आ जाती है, और जब न्यूज चैनल में आप आते हो तो आपको पुराने दिन याद आ जाते हैं। जी, दिस इज होम ग्राउंड। लेकिन फिलहाल आपका ग्राउंड जो है वो बड़ा सेटल चल रहा है। आपकी फिल्म जो है इमरान भाई, श्रुति झंडे गाड़ रही है एकदम। अब दिल्ली दूर नहीं, मतलब कितने सारे इंटरव्यूज दे दिए होंगे, याद है? नहीं, पता नहीं, क्योंकि सच मानिए तो हमें ऐसा लगा बिल्कुल नहीं था कि हमारी एक छोटी सी फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कम थिएटर होने के बावजूद भी जब लोगों के साथ किरदार जुड़ने लग जाता है और लोग कनेक्टेड से महसूस करने लग जाते हैं, तो खुद ब खुद, मतलब कहते हैं कि मैंने किसी एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू पढ़ा था कि वो वर्क इज योर बेस्ट पिया। तो जब आप शुरू करते हैं तो सब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बड़ी शानदार फिल्म है, हर जगह से रिस्पांस बड़ा जबरदस्त है। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन आज वाला इंटरव्यू जरा डिफरेंट होने वाला है, जरा अलग होने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो बी रेडी, क्योंकि आपको हर तरह का सवाल जो है वो उसका जवाब जो है बड़े ईमानदारी से देना पड़ेगा। ओके। अच्छा, इन दोनों के बारे में पहले बता दूं, आप इंस्टीट्यूट चलाते थे? हाँ, एक मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है जो अभी भी बहुत सारे पत्रकारों को इन्होंने ट्रेन किया है, बहुत सारे। यहाँ भी ये घूम रहे थे ऑफिस में तो 4-5 लोग मिल गए, अरे हमारे सर हैं, इनके साथ तो सेल्फी लेनी बनती है, ये इस एंगल से अच्छी नहीं आ रही, उस एंगल से अच्छी नहीं आ रही। एंड यू वर अ न्यूज एंकर। यस। तो इनको भी यहाँ बहुत सारे लोग मिल गए। जी। तो ये जो ट्रांजिशन, एक मैं सबसे पहले तो आपसे पूछूं कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आपसे अभी बात हो रही थी, आपको लग रहा था यार मेरे को लग रहा है मैं पुरानी दुनिया में वापस आ गई हूँ, घर आ गई। मैंने कॉलेज के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था न्यूज़ में, एक न्यूज़ चैनल में। उसके बाद मैंने 4 साल न्यूज़ एंकरिंग करी, फिर ट्रैवल शो एंकर किया। फिर उसके बाद जब बॉम्बे मूव हुई, अभी मैं बाहर ही किसी को बता रही थी कैसे 1 महीने के अंदर कास्टिंग वालों को मैंने अपना प्रोफाइल भेजा, बट 1 महीने के अंदर, जो कि होता नहीं है, दिस इज नॉट दैट इजी। सो कोई ऐसा मत सोचे कि बॉम्बे जाते हैं ऐसा होता है, लोगों को सालों लग जाते हैं। तो मुझे मेरी पहली पंजाबी फिल्म ऑफर हुई और वो बहुत पॉपुलर हो गई, मिस्टर मिसेस 420 नाम था। फिर उससे मुझे दूसरी मिली, दूसरी से तीसरी मिली, फिर मेरा तेलुगु डेब्यू हुआ, मुझे साइमा में नॉमिनेशन मिल गया। सो जर्नी चलती गई और अब मुझे आज 10 साल हो गए। 10 साल हो गए और आज इन्होंने फिर से आज न्यूज एंकरिंग करके कैसा लगा? अच्छा लगा, बस हेडलाइंस पढ़ने को नहीं मिली तो थोड़ा मिसिंग लगा कि मैं यहाँ तक क्यों रुक गई। अब आप हेडलाइंस बना रही हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग कि आपको हेडलाइंस पढ़ने को नहीं मिली, बट अब खबर बनाने वाले भी वो क्या कहते हैं ना कि खबर बन गए। मतलब अब तो आपके बारे में इतनी हेडलाइंस छपी हैं, तो जाहिर है वो ज्यादा अच्छा लगता होगा। दोनों के अपने अपने चाव हैं। मैं बहुत ही क्लियर हूँ अपने माइंड में, बिकॉज जब कोई बोलता था कि अच्छा आप एक्टर बन गई बहुत बड़ी बात है, तो मैं ऑफेंड होती थी कि क्यों मैंने न्यूज़ एंकरिंग अच्छी नहीं करी। मतलब एक एक्टर्स का एक अलग वो थोड़ा सा वो रहता है ग्लैमर को लेकर, लेकिन मेरे लिए तो दोनों बराबर है। काम इमरान भाई वही बात हुई ना, किसी लड़की को बोलो आज आप सुंदर लग रही हैं, अच्छा कल नहीं लग रही थी मैं तो सेम चीज होती है कि मतलब आप तारीफ भी करते हैं तो फंस जाते हैं। अच्छा, आपके लिए अगर ट्रांजिशन की बात करूं, आप यहाँ आए, मैंने देखा कि मतलब बड़े सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, बड़े सारे आपके साथ काम करने वाले हैं। सो अब एक पर्सपेक्टिव, जब सामने वाला हमें कहता है कि अरे सर एक सेल्फी लेते हैं, आम लोगों के लिए तो ठीक है, आपने फिल्म की, लोगों ने देखा, वो आपको एज एन एक्टर जानते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने देखा है कि इमरान 10 साल से 15 साल से क्या कर रहे थे, जब वो लोग मिलते हैं और ऐसा होता है, तो तब
क्या महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप जब एक बहुत छोटे शहर से आते हैं और आपका आपने एक सपना देखा हुआ होता है, चूँकि आप कुछ भी कर रहे होते हैं, बैक ऑफ द माइंड थिएटर और एक्टिंग थी आपके ज़हन में और कई सालों से थिएटर करता रहा हूँ। लेकिन फ़िल्म अल्टीमेट होता है। इट्स लाइक कि आप क्रिकेट खेल रहे हों, आप डोमेस्टिक खेल रहे हों, रणजी खेल रहे हों, आईपीएल खेल रहे हो, लेकिन जब यू मेक इट टू द इंडियन क्रिकेट टीम में जब आप पहुँच जाते हैं, तो इट्स लाइक दैट कि और आज का वक़्त में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि क्या सिनेमा थिएटर में रिलीज़ होगी? और जब आपको ये पता चलता है कि आपकी सिनेमा को थिएटर मिल रहा है, वो रिलीज़ हो रही है, बशर्ते कम मिल रहा हो, और जब उस बड़े पर्दे का ख्वाब जिनको अभी तक आप देखते आए थे, एक सपना होता है। मेरे शहर छोटा-सा है, बोकारो स्टील सिटी है, जब वहाँ के पीवीआर पे ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सेल के चेयरमैन, सब लोगों ने जाकर के देखा, पूरा एक 300 का थिएटर जब फुल था पीवीआर का, तो एक अलग से खुशी होती है। मतलब आपको लगता है कि हाँ, मतलब जो सपना देखा था मैंने, वो पहुँच गया। अनलाइक जैसे हम आज सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए हैं, लोग बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, आपके पास मौका मिलता है कि आप मेहनत करके 1, 2, 4, 5, 10, 8वें अटेम्प्ट तक में सिविल सर्विस निकाल सकते हैं। बॉलीवुड में कोई रूल ही नहीं है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं, आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो उस दौर में आप एक सोलो हीरो के तौर पे आते हैं और जहाँ 8-10 फ़िल्में एक साथ रिलीज़ होती हैं, उसके बीच में भी आपकी फ़िल्म एटलीस्ट लोगों के दिल को टच करती है। जब रिलीज हुई थी आपकी फिल्म, उसके साथ 5-6 फिल्में 8 फ़िल्में रिलीज़ हुई थी 8 टोटल। फिल्में, खैर हालांकि 5-6 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1-2 शायद काफी छोटी थी तो उनके नाम जी। तो 8 फ़िल्मों के बीच में एटलीस्ट आपको लगता है कि आपने बहुत पैसे निकाले, लोगों के दिलों को छू गया है। और यकीन जानिए कि अचानक से हमारे पास एक कॉल आता है हमारे प्रोड्यूसर विनय भारद्वाज के पास कि वी वांट टू स्क्रीन दिस मूवी इन एंटेलिया। यही मैं पूछने वाला था कि जी। तब कैसा लगा था। खैर आप पहले अपनी तो बता ही रहे थे। क्या होता है कि जैसे आप के पास एक फ़ोन आ जाता है तो आपको लगता है अच्छा कोई मजाक कर रहा है सामने से। तो विनय ने कहा कि अच्छा वहाँ से बोल रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, ये रहा मेरी ईमेल आईडी, आप हमें मेल कर दीजिए। और साहब जब मेल आया और उसमें सारे ऑफिशियल्स उनके कॉपी में थे, मार्क में थे, और उन्होंने कहा था वी रिक्वेस्ट फॉर वन शो एट दिस थिंग्स फॉर एंटीलिया एट द प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ सीएमडी। तो आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट मैन की नज़र आपकी उस फिल्म पे चली गई, जो एक आम आदमी के स्ट्रगल की कहानी। तो मतलब दिल जिसको कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाना, क्लाउड 9 पर आप पहुंच जाते हैं। तो खुशी होती है कि एटलीस्ट जब आप मेहनत करते हैं और उस जगह के लिए मेहनत करते हैं जहाँ के लिए कोई रास्ता है ही नहीं, कोई इम्तहान नहीं है कि आपने इम्तहान दिया और आप एक्टर बन गए, आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। और उसके बीच में दिल्ली में रहते हुए मुकेश अंबानी के ऑफिस से अगर मेल आता है, फ़ोन आता है, तो इट्स लाइक एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए, जीत है हमारे। श्रुति, आपने खूब अंबानी की खबरें खूब पढ़ी होंगी, मतलब आई थिंक अनगिनत खबरें पढ़ी होंगी। एंड हाउ यू फेल्ट कि अंबानी ने हमारी फिल्म, जिनका तो 1 सेकंड शायद करोड़ों कमाते हैं, वो ऐसा कहते हैं, फिगर तो किसी के पास भी एग्जैक्ट नहीं है, बट उनका 1 सेकंड भी बहुत कीमती होता है, वो आपकी फिल्म के लिए 2-2.5 घंटे देने को। पहले तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सच्ची खबर है ना, मतलब अब क्या, मतलब क्या। तो वो थोड़ा जो डाउट तो नहीं है, आजकल तो वैसे भी खूब फैल जाती है। और आजकल वैसे भी बहुत पॉसिबल है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो पहले तो मुझे थोड़ा शक हुआ, फिर कहते नहीं देखिए आप ईमेल से है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और मुझे तब बताया था उन्होंने जब हम लोग CSOI में थे और हम ऑलरेडी स्क्रीन करते सिविल सर्विसेज, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए फिल्म। तो I was impressed, honestly, that we're able to do something like that, because expected nahi hota from a smaller budget film, from a smaller scale film, and also it doesn't have the stars of the of the film industry. And उसके बाद फिर जब ये मेरे लिए खबर फिर ये हो गई कि ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि ये खबर इतनी वायरल हो गई क्योंकि मेरे जान पहचान में हम लोगों का फैमिली सर्कल बहुत बड़ा है। फिर पापा मुझे भेजते गए कि मुझे रोज यहाँ पे कई 2-3 लोग या 3-4-5 लोग रोज भेज रहे हैं कि अरे ये खबर आई हुई है, दिस इज सच अ बिग न्यूज। सो people were very excited about that for this to happen, it's a big deal. अच्छा, कभी बचपन में सोचा था IAS बनूंगा? मतलब मैंने तो नहीं सोचा, मैं उतना इंटेलिजेंट था ही नहीं, तो मुझे लगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा फेंकना हो जाएगा। आपने सोचा था? मैं LSR में थी तो मैं फिलोसफी ऑनर्स जब पढ़ रही थी ना, वहाँ बहुत पढ़ाकू लड़कियाँ थी कुछ। मैंने सोचा था कि मैं या तो न्यूज़ चैनल में करूँगी कैंपस प्लेसमेंट या फिर MBA कर लूँगी, आइदर ऑफ द टू। तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जब IAS की जो तैयारी करी थी, सिविल सर्विसेज ऑफ कोर्स UPSC एग्जाम की। तो मेरे 2 मिनट आया, थोड़े टाइम आया ख्याल में, थोड़े दिन के लिए कि मैं कर सकती हूँ। I mean of course it's a big deal to crack an exam of this stature. So लेकिन फिर मैंने गिव अप कर दिया। आई थिंक नौकरी मिल रही है मुझे कैंपस प्लेसमेंट से, मैं वहीं पर थोड़ी खुश रहती हूँ। दिस इज अ ह्यूज, मतलब बहुत ही लंबी जर्नी है इनकी। So आपने
देखिए मैं चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से पढ़ा हूँ, तो हर दूसरा लड़का हिंदू कॉलेज, उसके बाद मेरा बगल में ही था, किरोड़ीमल में आप रहे। तो लेडी श्रीराम। तो क्या होता था कि वहाँ हर जो दूसरा शख्स होता था वो IAS सिविल सर्विस की तैयारी करता था, और जो मेरे रूममेट थे जिन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया, प्रवेश रंजन झा, तो हमें उनसे एक ही उम्मीद थी कि हम जो यूनिवर्सिटी में घूमते हैं, हमारी बाइक सीज हो जाती है, पुलिस पकड़ लेते हैं, जब ये बन जाएंगे तो हमें छुड़ा देंगे। तो ये हमने उनसे वादा लिया था। और आप जी यकीन कीजिए कि जब हमें इंडिया गेट पे कभी कभी पकड़ लेते तो उनको फोन कर देता हूँ, बोलते क्या कर रहे हो, सेक्रेटरिएट में बैठा हुआ हूँ, मीटिंग में हूँ, मैंने बात कीजिए, पहले छुड़वाइए करवा कर आपने। तो हमारा एक ही लक्ष्य होता था उस टाइम कि मुखर्जी नगर के उस बत्रा सिनेमा में कौन सी मूवी लगने वाली है इस फ्राइडे को। और चूंकि टिकटें ब्लैक होती थी, तो हमें याद है कि एक टिकट जो ब्लैक करता था उसको हमने पकड़ लिया था कि तू ब्लैक करता है, पुलिस को बुलाएंगे। तो उसने हमसे बोला था कि मंडवाली कर लेते, तो हमें तब समझ आया मंडवाली होती क्या। तो उसने कहा कि कम से कम मैं आपको जब भी फिल्म हुआ करेगी आपको टिकटें प्राइस टू प्राइस दे दिया करूँगा। तो हमने मंडवाली कर लिया था। तो वो हमें कम से कम 10 रुपये की फ्रंट पर स्टॉल जो देता था वो बत्रा सिनेमा की दे देता। तो वहीं बैठ के हमने बड़े सपने देखते थे, फिल्म देख के आते थे और रात को घर जाते थे, लगता था नहीं मतलब जाएंगे और हम भी वो कर देंगे। तो वहाँ से UPSC का तो हमें नहीं हुआ। और मुझे याद है कि मेरे ऊपर भी एक रहते थे सीनियर, तो मेंस का रिजल्ट आया था तो उनका हुआ नहीं था, तो वो गायब हो गए थे, कहीं भाग गए थे। तो सब खोज रहा था भैया कहाँ गए, पता नहीं, बहुत मायूस हो गए, डिप्रेशन हो गए। तो उस माहौल को देखा, उस परिवेश को देखा, लेकिन हमारा लक्ष्य तो सिर्फ एक ही तरफ था, एक्टिंग की तरफ, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। तो मगर मेरे आसपास के लोगों ने किया तो उसको तब नहीं फील कर पाए। लेकिन जब फिल्म करने की बारी आई, जब लोगों से मिले, जब इंटरेक्शन हुआ, जब उनकी लाइफ के बारे में जाना, तो लगा कि अगर सही में उस वक्त मिल लिए होते तो शायद हम भी IAS बन गए होते। अच्छा, एक बहुत हम सुनते हैं, पापा हमारे कलेक्टर हैं, भैया हमारे DCP हैं, DS, मतलब बहुत धौंस होती है। IAS मतलब एकदम, मतलब IAS मुझे लगता जितना वो खुद एंजॉय नहीं करते होंगे बीइंग IAS, जितना उनको छोटा मोटा भी जानना। मतलब IAS का माली भी होगा तो उस माली का भी कोई मतलब दूर का रिश्तेदार होगा, जानता नहीं है वो कलेक्टर है। तो आपने IAS की जिंदगी को कितना करीब से जाना इस फिल्म के दौरान? मतलब आपको क्या लगा कि सबसे जो हम ग्लोरीफाई करते हैं कि क्या उतनी ग्लोरीफाइड होती है? ये जो जर्नी थी IAS ऑफिसर बनने की, जो इनकी कैरेक्टर की थी, वो इन्होंने जी, तो मैंने वो सिर्फ आपने देखा उसको कहीं ना कहीं? हाँ, मैंने देखा। वो इंटरेक्शन है हम लोगों का। एक सीन है मूवी में जहाँ पर ये बात करते हैं कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, तो उसमें कोटा की भी बात हुई है, उसमें इनकी मायूसी की भी बात हुई है कि हमने तो बहुत पढ़ाई करी है। तो वो जो मेरा कैरेक्टर उनसे बात करता है, तो क्या हुआ, फिर से अटेम्प्ट करेंगे। सो वो इंटरेक्शन से मुझे थोड़ा सा लगा कि वाह, मायूस तो एक्चुअली में, चलो ये तो ऑन स्क्रीन है, लेकिन ऑफ स्क्रीन ऑल्सो जितने लोग मायूस होते होंगे, पर उठने में जितनी हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत हमने इनफैक्ट आज जितने भी टॉपर्स थे, आज एक इंटरव्यू था यहाँ पे, तो वहाँ पर उन लोगों का हमने जिस तरह से एटीट्यूड देखा, जैसे वो मोटिवेटेड है, वो देखकर पर्सनल लाइफ में भी चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सो मैंने वहाँ तक देखा। आज मुझे थोड़ी आंखें और खुली क्योंकि वी मेट रियल पीपल जिन्होंने एक्चुअली में टॉप किया है एंड क्लियर किए हैं एग्जाम्स। तो उनकी कहानी सुनकर भी लगता है कि वाओ। और हमारी फिल्म में भी जो कहानी है वो ऐसी ही है, क्योंकि ये है तो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड। सो कहीं ना कहीं आप देख ही लेते हो कैरेक्टर में, पर सबसे ज्यादा इन्होंने जिया। आपको लगा कितना ग्लोरीफाई किया जाता है, जो वो धौंस एक होती है जो लोग देते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे सीनियर्स हमारे उन्होंने किया हुआ। कैसर खालिद साहब हैं जो 99 बैच के IPS हैं, बहुत यंग एज पे 22-23 साल में IPS बन गए थे। और उनकी ज़िंदगी को मैं देखता हूँ कि बहुत काबिल तारीफ़ है। मतलब आज के दौर में भी वो कमिश्नर ऑफ पुलिस रेलवे हैं, बिल्कुल ही जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर, कभी भी होता है बैंग ऑन हिम। तो मैं देखता हूँ कि उसको छोड़ करके उन्होंने बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ उनकी होती है, सोशल इश्यूज़ होता है, मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, उनमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और उनकी ज़िंदगी बहुत कल मेरी ऐसे बात हो रही थी, तो उनकी ज़िंदगी में वो बता रहे थे कि मैं चौथी से लेकर के 12वीं तक तो हिंदी और उर्दू मीडियम में पढ़ाई की। पहली बार कॉलेज में गया तो मुझे पता चला कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई क्या होती है। और उसके बावजूद वो गांव में जब रहते थे, बिहार के लालटाइन में पढ़ाई करते थे, और फिर भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते कहते थे जब मैं 10वीं में था तो 12वीं की किताब पढ़ता था, 12वीं में होता था ग्रेजुएशन पढ़ता था। तो उतने नॉलेज होने के बावजूद ही, मतलब हिंदी मीडियम होने के बावजूद ही, पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही उन्होंने क्लियर करके एक IPS बन गया। तो जो
शुरू इनिशियल तौर पे वो कहते हैं कि हाँ अच्छा लगता है कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है सोसाइटी में और लड़कियां भी आप पर इम्प्रेस हो जाती हैं, आपकी अच्छी जगह शादी हो जाती है। कल मुझे बता रहे थे वो कि वो भी बहुत अच्छा लगता है कि लड़कों के लिए लड़कियों को इम्प्रेस करना जो है वो मुझे लगता है टॉप पे होता है। आई थिंक लेकिन आईएएस मतलब कुछ भी बनना है, लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी। आई डोंट थिंक उस रीजन से वो लोग मोटिवेशन लेते हैं इससे। है तो खुद ही बता रहे ये तो हम एक्टर लोगों के पर्सपेक्टिव उन्होंने बताया मुझे। मगर देखिए हमारी फिल्म का भी जो नायक होता है अभय शुक्ला जो है, अल्टीमेटली वो ये भी त्याग करने के लिए छोड़ देता है कि मुझे आईएएस बनना ही नहीं है। क्यों? मुझे कुछ और तरीके से पैसा कमाना। जब दोस्त कहता है कि तुम्हारे माँ बाप का सपना था अरमानों की ट्रेन पे, तो वो कहता है कि उसकी जस्टिफिकेशन सुनिए। वो क्या जस्टिफिकेशन देता है प्यार के लिए कि हम एप्लीकेशन दिए थे कि पैदा करो और पैदा करके अरमानों की सूली पे चढ़ा दो। और जो आईएएस नहीं बनता वो आईएएस जिंदगी नहीं होती। और क्या गारंटी कि हम आईएएस बन भी गए तो किसी 5वीं पास को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा चलो माना कि हमने बहुत मेहनत की, हमने एक मुकाम हासिल कर लिया, तो लास्ट में क्या मिलेगा? थोड़ी सी पीएफ और थोड़ी सी ग्रेजुएटी, और तुम इसके लिए चाहता पूरी जिंदगी दांव पे लगा दे। तो प्यार में जो एक मोटिवेशन है उसको मिल जाता हो तो सब चीज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लड़कों में थोड़ा तो रहता है, इसको आप चाहे माने ना माने। बट जो पॉइंट आप बोल रहे थे ग्लोरिफिकेशन का, ये एक्चुअली में जो बन रहा होता है वो उसकी जो जर्नी होती है वो इतनी मुश्किल होती है कि वो पर्क्स नहीं एंजॉय कर पाते जो कि आसपास सब एंजॉय कर पाते हैं। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि इनको जिसने बताया कि हाँ मतलब लड़कियां इम्प्रेस होती हैं, तो हम आज जितने भी टॉप मतलब ऐसे जिन्होंने क्लियर किया एग्जाम, उनसे हम जब मिले तो उनमें से एक जो थे कि अच्छा हाँ अब ये हो गया, इतने अटेम्प्ट में एग्जाम पास हो गया, अब पापा कह रहे हैं शादी के लिए। अब नाउ आई एम आल्सो इंटरेस्टेड लड़कियों के लिए। नाउ आई एम इंटरेस्टेड, मतलब वो पूरा पार करने के बाद जर्नी अब हम इंटरेस्टेड हैं। हाँ। अच्छा वैसे लड़कियां इंप्रेस होती हैं बीइंग अ गर्ल? आप इंप्रेस होंगी? मैं किसी के प्रोफेशन से इंप्रेस नहीं होती। नहीं मतलब मैंने वो मतलब वो जो मैं कह रहा हूँ वो जो रियल आईएएस जो थे जिन्होंने क्लियर किया, जिन्होंने बोला कि नहीं मेरी लाइफ में अनफॉर्चुनेट, मैंने कहा बहुत अच्छा किया इन्होंने जान के सोशल में आज मीडिया में बोल दिया कि नहीं, सो दैट अब घर पहुंचते ही इनके पास एक रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी। बट एक रिस्पेक्ट हमेशा रहती है, बिकॉज आई मीन ब्यूरोक्रेसी ऑफ कोर्स इज सर्विंग द कंट्री एंड आई फील उस हिसाब से रिस्पेक्ट जरूर रहती है। बट अगर वो गर्ल बॉय वाला वो इंटरेस्ट वाली बात है तो फिर अच्छा ये बताइए, जब आप न्यूज एंकर रही, आपने फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू किया था या आप न्यूज में मेनली फोकस करती? नहीं, मैंने एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी करती थी। तो कभी न्यूज एक्स में ऐसा होता था कि हम थोड़े से फ्रेश यंग टाइप एंकर थे, तो जब हम लोग का न्यूज बुलेटिन फिनिश हुआ तो हमारे जो अगर एंटरटेनमेंट एंकर नहीं है और कुछ सेगमेंट जाना है, एंड दे सेड चलो लगा। किसी का इंटरव्यू किया हो, कुछ याद है? मैंने लाइव इंटरव्यू किसी का नहीं किया, मैंने मेनली पॉलिटिकल जितने हैं पर्सनालिटीज उनका किया। मैंने एक बार परवेज मुशर्रफ जी का किया था इंटरव्यू लाइव, एंड दैट वाज द बिगेस्ट दैट आई डिड। एंड देन जब भी कुछ होता था तो ऑफ कोर्स फोनर्स होते थे विद आइदर द चीफ मिनिस्टर और somebody from the political party, but usually the political got it, circle. मतलब you were mainly into the news section. वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब अब आप प्रमोशन के लिए निकली हैं, जब आप एक्टर बन गई, तो जिनके साथ आपने उस वक्त काम किया था, आपके फेलो एंकर्स जो थे, उनमें से किसी ने आपका इंटरव्यू किया? ये मेरे साथ न्यूज एक्स में हुआ था। जो मेरी एक मैंने काम किया था एक न्यूज़ चैनल में। तो जब मैं अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए गई थी तो वहाँ पर मुझे सब हमारे फेलो जो उस टाइम पे कॉलीग्स वगैरह थे तो मिले थे एंड इंटरव्यू किया था। तो तब मुझे वो कैसी फीलिंग थी? बहुत सरियल फीलिंग थी। मतलब मैं तो बहुत ही सिमिलर हूँ, मैं जैसे पहले थी तो मैं मेरे में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, तो मेरे से ज्यादा उनको सरप्राइजिंग था कि ये कोई टैंट्रम क्यों नहीं दिखा रही। आई वाज जस्ट लाइक क्या टैंट्रम, मतलब फॉर मी यू नो होम ग्राउंड आप जब आते हो, आप जब बहुत शुरुआत करते हो अपने करियर की, आप जिन लोगों को मिले होते हो आप वैसे ही रहते हो, फिर आप दुनिया देखते हो एंड लेकिन जब भी आप वो होम ग्राउंड वापस आते हो ना, आप बदल नहीं सकते। मैं तभी भी जिनको सर बोलती थी आज के टाइम पे मैं उनको सर बोलती हूँ। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि उनको लगा मूवीज कर रही है इतने, ये कर लिया वो कर लिया, बट आई कॉल देम द सेम सर। तो वो उनको होता है कि अच्छा सर मत बोलिए, ऐसे मैं तभी भी बोलती थी अभी भी बोलती हूँ। आगे भी आप ऐसे ही रहें, ऐसे ही बोलती रहें, सर बोलती रहें, ताकि मतलब ग्राउंडेड रहें, क्योंकि जो ग्राउंडेड लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट अलग होती है। हम भी बहुत से लोगों से मिलते हैं, वो हमको लगता है कि कई बार कुछ लोग कैमरा ऑन होते ही चेंज हो जाते हैं, कैमरा ऑफ होते ही चेंज, एंड बहुत से होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि सब सेम रहते हैं, कुछ सेम भी रहते हैं। मगर मेरे मेंटोर हैं, भट्ट साहब हैं, मैं उन पे आने वाला था। मैं आपको अपना जो ग्राउंडेड की बात की तो उन्होंने मुझे बैठा करके पहले दिन में एक ही चीज़ समझाई थी, हमेशा बेटा ज़मीन से जुड़े रहो। ज़मीन से जुड़े रहने का फ़ायदा तुमको है, ज़मीन को नहीं। तो धोखे मत रहना कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ तो ज़मीन को कुछ फ़ायदा हो रहा। सो उन एक शख्स को देख करके मुझे उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट सुनाया था कि मैं जब नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए साउथ अफ्रीका में गया था,
पर 20-25 मिनट की बात हुई तो नेल्सन मंडेला की एक ऑटोग्राफी उनकी बुक थी, तो मैंने कहा सर आप साइन कर दीजिए। तो उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया, मैं बहुत खुशी-खुशी लेकर के बाहर आया और जब बाहर आकर के देखा तो उन्होंने लिखा टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महेश भट्ट। तो उन्होंने कहा कि मेरे आई गॉट गूज बम्प कि इतना महान आदमी जो है उसने ऐसा मुझ में क्या 20-25 मिनट में देख लिया। और फिर मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ये है, और ये भी मैंने सोचा कि एक बड़ा आदमी ही आपको बड़ा महसूस करा सकता है, एक छोटा आदमी हमेशा आपको छोटा महसूस कराता है। सो इस प्रोसेस से महेश भट्ट की क्या खासियत है कि हमेशा मुझे एक मोटिवेशन ये बताते रहते थे, इमरान अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो अगर आपने लार्जर देन इमेज पर्सन महेश भट्ट जिंदगी में जब बहुत छोटे छोटे थे, जब आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क चलती थी, हम लोग कैसेट लाते थे, रिमिक्स वाला लाते थे कि वो रिमिक्स वर्जन ऑफ को आ गया, उस जैसे शख्सियत का मिलना मेरी लाइफ में दुबई में मैं उनसे मिला था। कैसे मिले, मैं इस पे भी जानना चाह रहा हूँ कि वो आपकी जिंदगी में आए कैसे? देखिए क्या होता है कि जब आप नए नवेले सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं और आप एक एक्टिंग के बड़े एस्पायर होते हैं और आपको हमेशा स्कूल कॉलेजेस में ऐसा कहा जाता है कि तू तो हीरो लाया, एक्टिंग कर सकता है, और आपको एक ऐसा इवेंट आता है, एक ऐसा मौका आता है कि दुबई जैसे सरजमी पे आपको पता चलता है कि महेश भट्ट चीफ गेस्ट है जिसमें आप भी इवेंट में जा रहे होते हैं, और आपको बस ऐसा लगता है कि काश ऐसा हो कि महेश भट्ट की नज़र मुझ पर पड़े और वो कह दें कि यही है वो। और सच में जब ऐसा होता है तो आपको थोड़े टाइम के लिए यकीन नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपका दिल रखने के लिए, कि एक बच्चा थोड़ा यंग सा है, इसके दिल रखने के लिए इसको बोल दिया हो। मगर जब वो मुंबई वापस आए और उन्होंने हमारी कुछ तस्वीरें मंगवाई और मैंने बड़े अच्छे से पोस्ट करके वो पिक्चर भेजी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा, जिसके थ्रू मंगवाई थी। बोला कि मुझे डोंट वांट ए पोस्ट पिक्चर, मैं चाहता हूँ तुम इतनी सिंपल नॉर्मल इंसान वाली तस्वीर भेजो, चश्मा वश्मा लगा करके नहीं। सो फिर मैं गया और मैंने वो तस्वीरें भेजी। फिर हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ। हम एक फ़िल्म कर रहे थे चंद्रशेखर प्रसाद पर, जेन्यू लीडर थे चंदू। बहुत कुछ बढ़ा मगर वो फ़िल्म कंट्रोवर्सी में रह गई, फंस गई, तो बड़े मायूस थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कोई बात नहीं, बहुत लंबा सफ़र होता है और जब घर से निकलता आदमी तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। और तब उन्होंने कहा कि मुंतज़र अल-ज़ैदी का मैंने किस्सा सुनाया था जिसने जॉर्ज बुश पे जूता मारा था। तो मैंने कहा कि सर क्या इसकी ज़िंदगी पर हम एक नाटक कर सकते हैं, स्टेज प्ले कर सकते हैं। और तब हमने हमारी ज़िंदगी का पहला एक प्रोफेशनल शुरू हुआ 2011 में, जिसके हमने 100 से ज़्यादा शो किया। और वो जॉर्ज बुश पे जिस जर्नलिस्ट ने जूता मारा था उसने किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। उस किताब को हमने इराक से मंगाया और भट्ट साहब ने कहा कि देखो मुझे, अगर ये आदमी शो में नहीं रहेगा तो हमारा शो कुछ नहीं है। और हमने बड़ी मेहनत की, होम मिनिस्ट्री से, पीएमओ से लड़ाई लड़ करके, और फिर वो इंसान इंडिया आया था, वो जर्नलिस्ट, और उसके सामने हमने वो नाटक किया था। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ज़िंदगी का इवेंट था। और जब उसने जूता मारा था जॉर्ज बुश को, तो उसके पास एक अंगूठी थी जो उसके फादर की थी। तो उसने अपने कैमरामैन को दे दिया था कि भाई मैं तो जब जूता मारूंगा तो स्नाइपर्स विल शूट मी, क्योंकि ये सच कि मैं तो मरना ही है, मुझे जिंदा तो रहूंगा नहीं मैं। तो मेरे फादर की अंगूठी है, ये मेरे घर में सिस्टर को दे देना। लेकिन जब वो वापस आया, जब चीज़ें हुई इंडिया में, तो उसने बोला आई वांट टू गो टू राजघाट। और वो राजघाट गया और महात्मा गांधी के समाधि पे उसने अंगूठी उठा करके चढ़ा दी, वही अंगूठी जो उसने वो की थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फ्रंट पेज हेडलाइन लगाई थी उस दिन, शू फॉर बुश, रिंग फॉर गांधी। तो वो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। फिर हमने भट्ट साहब के बहुत सारे नाटकों को, अर्थ जो उनका बड़ा इतनी बड़ी फिल्म है, डैडी जिसमें आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अनुपम खेर, हमारी अधूरी कहानी। तो मतलब इतने बड़े होकर के भी उन्होंने इतनी क्लासिकल चीज़ों को इजाज़त दिया कि, और उनको प्रेजेंट किया हर नाटकों को। तो हमारा जो एक बॉन्डिंग है, हमारा जो एक सिलसिला है, एक वो इस तरीके से धीरे 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 बढ़ता रहा। और जब हमने फिल्म की तो हमें मतलब बिना भट्ट साहब के हम कैसे कर सकते थे। तो फिर हमने, हमारी फ्रेंड है सोरिता दास जो कि क्रिएटिव कंसल्टेंट भी हैं, तो उनसे और हम लोगों ने कहा कि सर यू हैव टू, क्योंकि आपसे शुरुआत हो फिल्म, आपसे ख़त्म हो, तो इस तरीके से हो। अच्छा श्रुति, जब आप रियल आईएएस टॉपर से मिली, सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगी? हम एक इमेज बना के चलते हैं उनकी कि यार बड़े पढ़ाकू होते होंगे, नेचुरल सी बात है, पढ़ते हैं तभी आईएएस बने। बट जब आप रियल में मिले तो, और आप फिल्म भी कर चुकी हैं उन पे, तो एक जो सबसे शॉकिंग चीज़ आपको क्या लगी या सबसे अलग क्या महसूस हुआ उनसे मिलके? आई वोंट से शॉकिंग एग्जैक्टली, लेकिन हमें ना अलग अलग लोग मिले आज, और उसमें सबकी कहानी में एक
चीज़ कुछ कॉमन जो थी पहले तो मैं बोलूँगी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, वो है सपोर्ट सिस्टम। उन सब का ना सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अपना मंजिल पर हैं और आप मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो मुझे एक तो ये समझ आया इनके में, और दूसरा कि उनमें से एक थे जिनके कार एक्सीडेंट में पैर और हाथ नहीं रहे, और फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट करके एग्ज़ाम क्लियर किया। मैं उनकी कहानी सुनकर सीरियसली बहुत शॉक्ड, बोलूँ शॉक इज़ नॉट द वर्ड, बट मोटिवेटेड, लाइक सरप्राइज कि कैसे, अरे वो स्माइलिंग, वो हर पूरे टाइम वो सिर्फ स्माइल कर रहे थे। एंड मैं वो चीज़ अप्लाई कर रही थी अपनी लाइफ में कि मैं कितनी बार जब गिरती हूँ तो इतना समय निकल जाता है ऐसे डीमोटिवेट या ढीला होके कि अच्छा ये है वो है, मतलब जिस तरह से वो वापस उठे अपनी लाइफ में, कहते मैंने ये देख लिया तो फिर बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, कहते। और तो मुझे वो लगा कि शायद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सब बहुत पढ़ाकू होंगे, बट और कि सबके लिए एक तरह के लोग होंगे जो कि ऐसे करते होंगे, क्लियर करते होंगे एग्जाम, पर ऐसा नहीं है। हम लोग भी अगर उन वैसा माइंडसेट अडॉप्ट करें, हम तीनों, आई थिंक थोड़ी देर हो गई है लेकिन अगर हम तीनों भी वैसा माइंडसेट अडॉप्ट करें और जिस तरह से वो कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहे हैं, ये नहीं कि एक बार कर लिया तो वो हो गए, वो मुझे लगा कि मेरे लिए टेक अवे पॉइंट था, बहुत बड़ा लेसन, आज एक्चुअली बहुत बड़ा लेसन रहा है मेरे लिए वो। अच्छा, सपोर्ट सिस्टम की बात करें, व्हेन यू डिसाइडेड कि मैं इस इंडस्ट्री से आई विल गो टू एक्टिंग, न्यूज़ इंडस्ट्री से, सो हाउ योर फैमिली रिएक्टेड और हाउ दे सपोर्ट? बिकॉज बीइंग अ गर्ल, एक फैमिली का सपोर्ट, आप अच्छी खासी नौकरी कर रही थी और फैमिली को तो टीवी पे आती है हमारी लड़की, मतलब एक बड़ा शौक होता है, जैसे कि मेरी मम्मी भी जब होता है तो वो देखती हैं कि अच्छा इंटरव्यू हुआ, तो ऑलरेडी लड़की टीवी पे आ रही है एंड देन वो कहती है मुझे तो एक्टिंग करनी है। देन पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था कि तू पागल है, या मतलब कई बार कहते हैं कि भाई तू कहीं अच्छी खासा चल रहा है तब डुबो देगी, ऐसा क्या हुआ? या तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कभी ना मुझे हमेशा फ्रीडम दिया है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैंने आर्ट्स पढ़कर, लेडी श्री राम कॉलेज से फिलोसफी पढ़कर मैं न्यूज़ में क्यों गई। उन्होंने कहा योर डिसीजन। मैंने 4 साल यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स में बिताया एज अ न्यूज़ एंकर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स। तो उसके बाद फिर जब मैंने शिफ्ट करने की नौकरी छोड़ी तो फिर मैंने ट्रैवल शो उठाया, तभी भी वो ठीक थे कि चलो ओके अभी कुछ इंटरेस्टिंग कर रही है। था उनको दिमाग में कि हम शो देखते थे, पक्का ठीक डिसीजन है, तो एक दो बार क्वेश्चन किया। तो मैंने कहा, तो मेरी बहन उस टाइम पे बॉम्बे में थी, वो जॉब में थी, तो मुझे पता था कि मैं बॉम्बे जा सकती हूँ, मुझे इमीडिएट खर्चा नहीं करना पड़ेगा, घर नहीं ढूंढना पड़ेगा। सो आई हैड एटलीस्ट 2 महीने, हाँ, और वो मूव कर रही थी बॉम्बे से, तो मेरे किस्मत की बात भी थी कि मेरे पास 2 महीने के लिए घर था। सो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर बॉम्बे गई। मैंने पेरेंट्स को ऐसा ये नहीं बताया था कि मैं एक्टर बनने जा रही हूँ, बिकॉज शायद मैं एग्जैक्टली सिर्फ एक्टिंग करने नहीं, मैंने अपने लिए सारे के सारे दरवाजे को ओपन रखे थे। सो आई वाज ट्राइंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एंकरिंग, ऑल फील्ड्स, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, न्यूज़ तो अभी नहीं था मेरा प्लान में, इवन एक्टिंग, इनफैक्ट कास्टिंग जितने थे एजेंट्स उनको मैंने फॉरवर्ड किया। तो मैंने अपने लिए सारे रास्ते खोल दिए। जैसे ही रास्ते से मेरे को रिस्पॉन्स मिला एंड मेरे पेरेंट्स को बताया, तो उनको वो फर्स्ट वाज लाइक हाँ, मतलब दे वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। अब पेरेंट्स कब बोलते हैं? जब वो देखते हैं कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, कि क्यों छोड़ी नौकरी, इतना इतनी स्ट्रगल हो रही है। पर मेरा वो स्ट्रगल पीरियड रहा नहीं, मेरा स्ट्रगल पीरियड बाद में आया, व्हेन आफ्टर फ्यू इयर्स आई डिड अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स। देन उसके बाद मुझे था इसके बाद क्या। तो एक्टर के लिए ना कभी कभी क्या होता है, मेरी तो गाड़ी बहुत तेज चली एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड बिकमिंग चूजी, कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा बहुत सारा काम। सो वो वाला पीरियड स्ट्रगल का था मेरे लिए, जो कि यूजुअली लोगों के लिए होता है कि शुरुआत में आप, मतलब नवाजुद्दीन को 20 साल लग गए थे, आई थिंक देयर वाज अ स्टोरी कि उनको 15 साल गार्ड भी बने, 10 साल भी लग जाते हैं। इमरान की भी अपनी कहानी है। तो आई फील मेरे पेरेंट्स को बिकॉज वो स्ट्रगल पीरियड नहीं दिखा था, लाइक हमारी बेटी न्यूज़ एंकर से एक्टर बन गई, तो उनको अलग ही वो था, अलग ही उनका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको लगा इससे ऊपर ही है अब। हाँ, they were happy, they were very confident, ये कहीं भी जा रही है ना, मतलब अच्छा ही कर रही है, तो they never really doubted that. अच्छा, आप जब मिले आईएएस ऑफिसर्स, रियल आईएएस ऑफिसर्स एंड वेरी इंस्पायरिंग, जैसा कि श्रुति ने भी बताया, और आपने कैरेक्टर भी प्ले किया, आपका क्या मतलब फीलिंग थी? मैं आपको सही बताऊं कि मैंने आपको कहा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, मेरे सीनियर हैं, फ्रेंड हैं, बैचमेट हैं, मगर मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था कि उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी क्या होती है। आज जैसे क्या होता है कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि हम और आप स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल में पहली क्लास से 10वीं तक जब हम पढ़ते हैं तो एक बच्चा 40% लाता है, एक 90% लाता है। तो हम 90% वाले की मेहनत रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब एक ही क्लास में बैठे, तो हमें लगता है कि हमारे तो बराबरी है वो।
तो इसलिए हमने जब शुरू किया लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों की जर्नी, लोगों के इंटरव्यूज़ देखना शुरू किया, तब एहसास हुआ कि इतना क्योंकि एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लाखों 10 लाख में से सिर्फ 900 लोग निकल करके आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा सपना आपने देखा हुआ है, शायद उससे बड़ा सपना कुछ नहीं हो सकता है अगर आपने वो किया हुआ करके। और जो हमारे नायक हैं गोविंद जायसवाल जो थे, उनकी ज़िंदगी जो थी वो बड़ी तकलीफ़ भरी थी। बचपन से उन्होंने बहुत तकलीफ़ देखा था, बहनों भाइयों के साथ एक कमरे में रहते थे। और आज जब ये बोल रहे थे ना, तो मुझे याद आया, गोविंद जायसवाल ने बताया कि जैसे रात को सोए थे कि कल सुबह रिजल्ट आना, तो घर तो खुला आसमान था घर के ऊपर कमरे में, तो हम वो देख रहे थे चाँद तारे, और ये सोच रहे थे कि कल अगर बन गए तो आईएएस ठीक है, वरना फिर चाँद तारे ही देखना पड़ेगा अभी कुछ सालों तक लेकर के। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कहानी किरदार जो होता है, मैं ये मानता हूँ कि जो रचनाकार होता है, जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, वो जो पिरोता है कहानियों को ना, उसकी जो लाइन्स होती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत इमोशनल लेटर है, तो जो हमारे राइटर हैं दिनेश गौतम, इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा है कि हर लफ्ज़, हर लाइन पे आपका दिल लगता है कि आपके चीज़ें हो जाए। आज जब बच्चे कह रहे थे कि हमारे माँ बाप इंस्पिरेशन हैं, हम उनको देखकर, तो हमारे राइटर ने जो किरदार उनके माँ बाप का, जो कि हमने दिखाया नहीं है, मगर उनकी बातों में भी जो आता है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये मैंने पढ़ा था कि अनुराग कश्यप के एक इंटरव्यू में, मनोज बाजपेयी में, कि अनुराग ने सत्या की लाइनें लिखी थी, तो कहता जब मेरा दोस्त लिख रहा था लाइन, तो मुझे पता था कि वो लाइन बहुत खूबसूरत होंगी। तो जब हमारे दोस्त ने लाइन्स लिखी हमारे लिए, और बहुत लिमिटेड रिसोर्स था कि हम उसका फ्लैशबैक बचपन नहीं शूट कर सकते थे, माँ बाप को हमने कहीं नहीं दिखाया, सिर्फ बातों में लाया, तो एक एक्टर को सिर्फ लाइंस के ज़रिए ही वो इमोशन इमोट करना पड़ता है। तो आपने कहा कि आईएएस के साथ, तो इनकी जर्नी को जब हमने देखा, तो हमने देखा कि इतनी तकलीफ़ दे रही थी, ख़ास करके गोविंद जायसवाल ने जूते के शॉप में भी काम किया, उन्होंने बताया, और फादर के पास रिक्शा था, उसको भी उन्होंने बेच दिया। फादर इतने बीमार पड़ गए थे कि पानी में रोटी डुबा कर खाते थे, इलाज कराने का पैसा नहीं था, और उसके बावजूद ये बेचारे खड़े थे कि मुझे निकालना, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने निकाला। जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, कोड भी नहीं था इनके पास, वो भी किसी से इन्होंने मांग के लिया। तब आपको इनके पेन, इनकी चीज़ों को समझ में आता है कि भाई हम लोग तो फिर भी मतलब एक जगह से आए जहाँ एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें तो हमें मिल रही थी ना। सो इन लोगों के स्ट्रगल उनके भी वैसे ही इक्वली होते हैं, जिनकी हार्डशिप नहीं होती, जैसे मेरे रूममेट थे, सब कुछ था, एक नौकर भी था, सब कुछ थी, बट उनके भी स्ट्रगल बहुत रहे होंगे। मगर मुझे लगता है कि इतनी मोटिवेशनल चीज़ें अगर हमने पहले शायद फील कर लिया होता, तो यकीन जानिए कि मैं भी कहीं ना कहीं उस 966 में से एक निकाल लेता, ऐसा मुझे लगता है कि तो मोटिवेटेड हो गए, दोबारा तो इरादा नहीं है। नहीं, अब वो उम्र निकल गई, तो अब किरदारों में ही कर सकते हैं। और चूंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो हमने सोचा है कि हम अब दिल्ली दूर नहीं पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें अब जो भी किरदार है उसको ये जर्नी, जो एक स्ट्रगल के बाद अब एक आपका असली प्रोसेस शुरू होता है, जब आप एक सिविल सर्विस के बाद फील्ड में जाते हैं, तो उसको हम करने की कोशिश। पार्ट 2 आने वाला। हाँ बिल्कुल, हम उस पे काम बहुत जल्द शुरू पहला इंटरव्यू हम यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल, अभी बता दिया। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इस फिल्म के थ्रू ही जाना? नहीं, इस फिल्म के थ्रू ही इस फिल्म के थ्रू जाना। अब थोड़ी सी कुछ मस्ती भी करते हैं, आईएएस वाली बातें बहुत हो गई हैं, अब लेट्स हैव सम फन। अच्छा ये बताइए, इनकी फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान इनकी किसी बात पे बहुत गुस्सा आया कि क्या समझता है अपने आप को? सच सच बताइएगा, फिल्म रिलीज हो गई है और इस पे हम हेडलाइन बना देंगे, आप न्यूज चैनल में काम कर चुकी है, हमें ऐसी हेडलाइन चाहिए होती है जी, और बिल्कुल सच बोलते हैं हम। यस, बताइए। मैंने एक्चुअली इनको गुस्सा करते नहीं देखा, लाइक ऐसे आपको आया? अच्छा, मुझे आपको आया कि यार मतलब क्या यार? अच्छा, इन पे हाँ किस बात पे? मेरे पास आंसर रेडी है। हमारा ना एक इमोशनल सीन चल रहा था, और आई थिंक तो तब इमरान का नहीं था इमोशनल सीन। इमरान इसमें है कि मेरे फादर को पुलिस ले जाती है, और मैं और मेरा भाई रो रहे हैं, मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारे पापा को ले गए। तो उसमें इमरान तो चिल कर रहे थे, और हम लोग रो रहे हैं यहाँ पे आंसुओं से, 1 टेक 2 टेक, कभी लाइटिंग खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कहते अच्छा साउंड नहीं आया, वो नहीं आया। तो जो हम एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या वो ऑलरेडी हमारी पेशेंस टेस्ट हो रही थी कि हमने अपना फर्स्ट टेक तो इतना अच्छा दे दिया, तो हमारे चौथा 5वां टेक तक आ गया, क्या हो गया? फिर हम लोग बैठे हुए, मैं, मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो ऑन स्क्रीन है, कि अच्छा चलिए अब जब ये कैमरा सेटअप रेडी होगा तो हम वापस अपने आंसू बहाएंगे। तो हम लोग पूरे मूड में थे। वहां पे खुश खुश इमरान आते हैं, कहते हैं
ये देखा आपने, देखा? और हम तीनों ने ना मुड़ के एकदम उनको ऐसे लुक दी कि आपको दिख नहीं रहा, हम लोग आंसू रोक कर बैठे हैं, हम लोग परेशान हो गए, 2 घंटे से रोते रोते थक गए हैं। तो इमरान ने वो समझ गए कि रॉन्ग टाइमिंग, फिर वो चुपचाप पीछे चले गए कि ओके अभी नहीं टच करता, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, ये थोड़ा सा मामला गर्म है। मुझे बॉर्डर का मथुरा दास याद आ गया, लड़ाई हो रही है, वो कह रहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, उसको सनी देओल उसको जब पेलते हैं कि मथुरा दास। आपको आया गुस्सा इन पे कुछ ऐसा? इनको तो हमेशा 100% बोल रही हैं, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा नहीं होता, एक्टर्स के साथ बस यही होता है कि दे टेक टाइम इन मेकअप, तो उसमें आज तो आपने ज्यादा टाइम लिया उनसे। नहीं तो नॉर्मली बस वही होता है कि आप एक्टर्स बेचारा वो तो होता है कि हाँ मैं तो रेडी हूँ करा कर, क्योंकि भाई बेचारा हमारा तो किरदार ऐसे सीधा साधा था बेचारा, देश के साथ कि पेट निकला हुआ, शर्ट फटी हुई चीजें, बट ये तो दिल्ली की लड़की थी, तो इनको ऑब्वियसली कि इनके सीन्स में इनको टाइम लगता था इनको चीज़ों को लेके करने में, तो सोचा था अच्छा यार अच्छा ठीक है, पढ़ता था कि अच्छा ऐसे लेट होता है, आप सेट पे खड़े थे, बट वैसा नहीं रहा, मगर हाँ थोड़ा बहुत कभी बार लगता था कि अच्छा भाई दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम फॉर द तैयार होने में, रेडी होने में, मगर जब फिल्म जब बन जाती तो लगता है कि अच्छा हाँ क्यों ज़रूरी था और क्यों, क्योंकि प्रोसेस में आप जब जाते हैं तब आपको तो लगता है अच्छा हम बना रहे हैं, मगर जब वो फिल्म दुनिया देखती है, जब वो पर्दे पे लगता है, छोटी छोटी मैन्यूट चीज़ें होती हैं, वो इतना सा आपका वो रहता है, वो इतना बड़ा पर्दे पे नजर आता है, पूरा फेस आपका स्क्रीन पर है, तब लगता है कि अच्छा क्यों ये ज़रूरी हो जाता है। सुंदर दिखना लड़कियों का हक है, बिल्कुल, वो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ फिल्म करने का सपना हो या आपका क्रश हो? But I feel वाह, मैंने ये तो बहुत, ये मुझे ऐसे फेवरेट वाले में काम किससे करना है ना, मैं हमेशा सोच में पड़ जाती हूँ कि मुझे होता है मैं काम उससे करूँ जिसका मुझे एक्टिंग से कुछ सीखने को मिले। फिर भी कोई एक जो आपको लगता हो कुछ सिखा सकता है या आप चाहें काम करना। ये मुझे आप सोचना, तब तक आप इनसे सवाल पूछिए। बताइए। मेरे पास अगर आप सही कहें तो मुझे बहुत रिग्रेट है कि मुझे पता नहीं चल पाया, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता अनुराग कश्यप के गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में, तो मैं पहुंच करके उनसे कोई ना कोई, मुझे फिल्म बहुत पसंद है, मतलब वो चूंकि बोकारो धनबाद बहुत लोगों की बड़ी फेवरेट, तो मतलब, और वो हमारे बोकारो धनबाद, ये धनबाद से इनका बेसिक पड़ता है, मैं बोकारो से, तो हम लोग के आसपास की, तो वो फिल्म को जब देखता हूँ उसमें कोई सा भी कैरेक्टर मिल जाता तो मैं जरूर अनुराग कश्यप को कहता कि मुझे कुछ भी दे दीजिए मैं इस फिल्म में। फिल्मों की अगर आप बात कहें तो मुझे एक्टर से ज़्यादा जो किरदार, खास करके अमोल पालेकर के जो ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मों के रहे हैं, वो किरदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन किरदारों को अगर फिर से उस तरह के किरदारों को लाया जाए आज के वक्त में, तो वो ज़्यादा लोगों को कैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और उन किरदारों को अभी भी मैं गोलमाल देखता हूँ, चाहे छोटी सी बात देखता हूँ, चाहे ऐसी कोई भी फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी की कोई सी भी फिल्में उठा करके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो फिल्मों को वापस आना बहुत ज़रूरी है। ये जो फिल्में आज के टाइम पे आ रही हैं, ये इट्स मोर ऑफ ए रोबोटिक फिल्म, इट्स मोर ऑफ ए वीडियो गेम फिल्म, इनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो इनको। जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाना क्या बैठ के याद करते थे, संडे है चलो आज गाना याद करेंगे, ले जाएंगे। आज के टाइम में मुझे किसी फिल्म के 2 लाइन गाकर सुना दो, बड़ी सी बड़ी फिल्म के बड़े से बड़े सिंगर की, ये तो है। आप पुराने गाने चल रहे हो, आप उसके साथ गुनगुना रहे हो ना, लाइन टू लाइन, आपने कभी याद किया था बैठ करके? कभी नहीं किया था ना, कैसे गा लेते हैं उसको। तो वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि एक चीज़ आप कनेक्टिविटी दिल से बनी हुई होती है। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स से ज़्यादा वो किरदार मुझे चाहिए आज के दौर में। अगर हम कुछ कर रहे हो और कुछ बना रहे हो तो उन किरदारों को वापस लाने की ज़रूरत है। हीरोइन बताइए ना, किस हीरोइन के साथ काम करना है? अब फन में भी सीरियस नहीं, फन में नहीं, हीरोइन की बात क्या। देखिए, एक्टर तो चाहता है कि जितनी भी एक्ट्रेस हैं, चाहे आज के वक्त में चाहे श्रद्धा कपूर हैं, चाहे दीपिका पादुकोण हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे कंगना के साथ हमने थिएटर के वक्त में हम साथ में रहे, किसी भी एक्टर्स के साथ आपको मौका मिले। इतने सारे OTT के बाद हमने देखा कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, चाहे नैना वेले। दिल्ली दूर नहीं पार्ट 2 में अगर इनकी जगह किसी और को हीरोइन लेना हो तो किसको लेंगे? नहीं, अब वो तो क्या किरदार लिख करके आता है, क्या चीजें आती, वो तो बेचारा निर्माता निर्देशक का जोन होता है। आपकी चॉइस बोल रहे हैं आप, वैसे ही मैं समझ गया। आप किस और को देख सकते हैं? इनसे भी पूछूंगा ये सवाल मैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसको देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई ऐसा अभी है जिसको देख सकता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं अभय शुक्ला के किरदार को ही देख रहा हूँ, थोड़ा सा सेल्फिश हूँ मैं, अभी उससे ज्यादा मैंने वो कहते हैं ना कैनवस को ओपन नहीं किया है, तो देखते हैं। ये सेफ खेल रहे हैं। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। अब आप बताइए इनकी जगह कौन और हो सकता है? मुझे लगता है बिकॉज इनका किरदार जैसे बिहार से
जैसे डायलेक्ट वैसे है, सो समबडी हु कैन पिक दैट अप। तो वो मुझे नहीं पता बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कोई है नहीं अभी हमारी इंडस्ट्री में जो कि यहाँ से है, जिनका मेरा भी ध्यान आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है आपने इससे पहले मुझे पूछा था किससे काम करना चाहोगे? Yes. विकी कौशल। ओह। Yeah, because I know I will learn from him. I feel like he's a very good actor, very fine. जो उनकी personality जितनी पंजाबी है naturally off camera, I feel वो on camera पर जैसे transform हो रहे हैं and एकदम कैमिलियन की तरह एकदम कैरेक्टर पकड़ते हैं। तो मुझे लगता है उनके साथ काम करके आप सीखेंगे। आने वाले हैं थोड़े दिन में, बताऊंगा मैं उनको, दिखाऊंगा आपकी ये वाली क्लिप की। वाह, क्या बात है। वाह, या आपके साथ काम करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, खाने पीने का दोनों में से कौन ज्यादा शौकीन है? I love food. हाँ, मतलब खाने का शौकीन, बिरयानी हो और नॉन वेज हो, और जहाँ भी मौका मिलता है, तो चाहे दिल्ली में रहें, चाहे बॉम्बे में रहें, चाहे हैदराबाद रहें, चाहे बिहार में रहें, झारखंड में रहें, तो खाना तो मतलब वेट बढ़ा लिया हमने फिल्म के बाद, 8-10 किलो तो बढ़ गया। अब उस प्रोसेस में है कि उसको कम करें, क्योंकि खाना खाते रहना खाने की चाहिए। वजह से कभी इस फिल्म में कोई शूटिंग डिले हुई है किसी के भी खाने की वजह से, कि नहीं। खा रहा है यार वो आदमी आदमी? नहीं, हम लोगों में से ऐसा कुछ खाने के लिए कभी डिले नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी थी और जितनी भी छत के सीन से हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हमारा मेकअप मेल्ट हो रहा था। सो एवरी टाइम खाना आए ना आए हम लोग सीन्स कर रहे थे इररिस्पेक्टिव। लेकिन खाने की शौकीन मुझे लगता है मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं अपने जब न्यूज़ चैनल में भी जब काम करती थी तो मैं अपनी हर छुट्टी में जाती थी चांदनी चौक। मेरा फिक्स था या तो वहाँ जाके कचौड़ी खाओ, वहाँ पे जलेबियाँ मिलती है, जलेबी समोसे। आज के टाइम पे भी मैं अपना प्लान ऐसे बनाती हूँ कि हम लोग इस दिन जाएंगे, ये करोल बाग में ये भटूरे वाले ये खा के आना है। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ खाने के लिए। So, yeah. चाय का कौन शौकीन है? चाय मुझे, मैं नहीं हूँ। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, अगर सिर्फ एक इंसान बोले कि नहीं जा रहा हूँ, चाय एक कप, तो भाई साहब, तो मैंने आपने पूछा तो मैंने क्या कहा कि बस को चाय पूछ ले, बस उसके बाद उसको कुछ कहने की कुछ जरूरत नहीं है। चाहिए। उसके बाद वो चाय एक ऐसी चीज है कि उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर लाइफ में कई बार सुबह होता है ना, और वो सर्वेंट जब लेट हो रहा होता है, तो बस एक ही तलब होती है, जल्दी से आए और चाय बना करके, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दुनिया में मिले ना मिले, चाय जरूर मिलनी चाहिए। चाय वाले नोट पे ही हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि फिल्म और अभी तो मुझे लगता है सफर शुरू हुआ है, चाय की तरह कड़क रहे। यस, चाय की तरह कड़क रहे, और दिल्ली दूर नहीं पार्ट 2 भी जो है वो जल्द से जल्द इसी रवानगी के बीच आ जाए फटाफट से। हम सोचें कि अरे अभी तो हमने पार्ट 1 का इंटरव्यू किया था, पार्ट 2 भी आ गया है। न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग जल्दी से आती है, वैसे ही आ जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऐसे अच्छा सिनेमा बनाते रहिए, क्योंकि फिल्में तो बहुत बनती हैं। आपको हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो मौका मिला आपके साथ भी आज मैंने आपकी फिल्म का रिव्यू नहीं किया। मैंने कहा आप इतनी खतरनाक रिव्यू करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा अच्छा ही हुआ आपने मेरी फिल्म का रिव्यू नहीं किया, पता नहीं क्या लिख क्योंकि दिया। इन्होंने हमारे साथ की जो फिल्म को रिव्यू किया था ना, उसको उन्होंने लिखा था कि इनको मानहानि का केस कर देना चाहिए फिल्म मेकर के ऊपर। तो मैंने कहा प्रभु बच गए कि आपने हमारी फिल्म का रिव्यू नहीं किया। आप ऑफ कैमरा देखकर क्योंकि रिव्यू वो दे दीजिए फिल्म बेशक। खराब थी और आपकी फिल्म बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बिल्कुल इसी तरह की फिल्में बनाइए, इसी तरह का सिनेमा बनाइए जिसपे मतलब कुछ खराब कहने की गुंजाइश ही ना रहे। एंड आई फील हर फीडबैक काउंट करता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच श्रुति। थैंक यू। एंड एक न्यूज़ एंकर का इंटरव्यू मैंने पहली बार किया। और 2 एंकरों के बीच में मैं बैठा हुआ। जी, अभी आप बहुत अभी जिंदा हैं और सही सलामत है, अच्छी बात है। सोच लीजिए आप, बच गए 2 एंकर्स के बीच में आज की डेट में। नहीं तो आज के एंकर्स कितना चिल्लाते हैं, मतलब उनके बीच में तो आप बैठ ही नहीं सकते, और इतनी देर तक तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। एग्जैक्टली। सो आप सही सलामत हैं, इसका मतलब हम दोनों अच्छे एंकर्स हैं। बिल्कुल। अपनी तारीफ खुद ही कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।